सो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि f(x) इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। f इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है, देन फाइंड f इनवर्स x if exist। then find f inverse x if exist। चलो इसको करो। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं अपने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि f इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग को 1 1 एंड ऑन टू चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अब 1 1 एंड ऑन टू अगर चेक करने की जरूरत पड़ रही है अपने को, तो ठीक है, f(x) जो है वो है हमारा e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x। अच्छा, जब मैं f'(x) निकालता तो f'(x) क्या बनता? e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x। अच्छा देखो, x हमारा जो है ना वो 0 से बड़ा है। f'(x) कैसे है? डिफरेंशिएट किया, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x, e रेज टू माइनस x का ओके, डिफरेंशिएशन हाँ, माइनस ऑफ e रेज टू माइनस x, चेन रूल से। यस सर। ठीक है, यस सर। तो क्या कह रहे थे अपने अपने ये कह रहे थे कि ये e रेज टू x हो गया, ये माइनस ऑफ e रेज टू माइनस x। तो होता क्या कि जो e रेज है ना, x जो e रेज टू x 1 से बड़ी होती और माइनस x जो है वो 0 से छोटा होता, तो ये वाली क्वांटिटी 1 से छोटी होती।
तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? एक पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा जो है पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हम लोग एफ एक्स के बारे में क्या कमेंट कर पाएंगे? एफ एक्स इज व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होता है? 1 1 होता है। तो देखो 1 1 तो हो गया, अब हम लोग को और क्या चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो देखो जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है उसका रेंज निकालना भी आसान काम होता है। उसका रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डोमेन के एंड पॉइंट्स पे y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या थी? e रेज टू 0 प्लस e रेज टू 0 2। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होती तो y की वैल्यू क्या होती? e रेज टू इन्फिनिटी प्लस e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी। इट मीन्स कि ये जो रेंज है हमारा क्या हो गया? 2 से इन्फिनिटी तक। अच्छा, कोडोमेन भी यही दिया हुआ है 2 से इन्फिनिटी, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गया। सो रेंज इज सेम एज कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। अच्छा, हमारा फंक्शन ऑन टू है और 1 1 है। दिस इंप्लाइज कि इनवर्स ऑफ एफ एक्स विल एग्जिस्ट। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे? यही चेक कर रहे थे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उस इनवर्स का कुछ एक्सप्रेशन हो रहा होगा, वो खुद एक कोई फंक्शन हो रहा होगा। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो देखने जा रहे हैं। तो देखो e raised to x plus e raised to minus x, y is equal to e raised to x plus e raised to minus x। अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे e raised to x को t मान लिया, तो ये क्या बन जाएगा? y is equal to t plus 1 by t, मतलब t स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग को x को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से समझो कि t को सब्जेक्ट बनाना है। तो t इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब y प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है। ठीक है, मतलब दो डेफिनेशन आ गए टी के, मतलब टी जो है वो तो ई रेज टू एक्स है। एक तो आ गया y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2, और दूसरा आ गया y माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4/2। ठीक है, अब इसमें से एक डेफिनेशन एक्सेप्ट होगा, दूसरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो जैसे अगर तुम y को बढ़ाते जाओ, y को इंक्रीज करते जाओ, तो ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे वो भूल जाओ, मैंने क्या किया कि इसको रैशनलाइज कर दिया। इसको y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 को रैशनलाइज कर दिया, उससे रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर 4 बन जाता, 4/2, मतलब 2 होल अपॉन वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 आ जाता। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तुम ऐसे सोचो, हम लोग ने अभी क्या देखा था? हम लोग ने देखा था कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती। तो अब तुम सोचो कि अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देता तो e रेज टू x क्या होता? 2/इन्फिनिटी, मतलब जीरो टाइप की चीज हो रही होती। e रेज टू x 0, मतलब x माइनस इन्फिनिटी होना, मतलब वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। इसका मतलब इस वाली चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आया?
स्टूडेंट्स, सो e आप raised एक to बार x रिपीट कर दीजिए। e raised to x, फिर से देखो, जैसे एक ये आया e raised to x और एक ये आया। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जैसे मान लो y की तुम बहुत बड़ी वैल्यू डालते, जैसे y की वैल्यू अगर तुम इंफिनिटी डालते तो एक तरीके से क्या आता, e रेज टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी टाइप की चीज आती, मतलब x की वैल्यू भी इंफिनिटी होती, तो y की वैल्यू इंफिनिटी पे x की वैल्यू इंफिनिटी होती। और हम लोग को यहाँ से पता भी है कि y जब इंफिनिटी होता तो x की वैल्यू क्या हो रही होती, इंफिनिटी। इसलिए हम लोग ने इस वाले को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये e रेज टू x इज इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4। अब जैसे x सब्जेक्ट बनाना है, x क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2। देखो x जो है वो y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y को इंटरचेंज कर देंगे। वी विल इंटरचेंज x एंड y। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2। और यही जो फंक्शन है वो f इनवर्स x है। यही जो फंक्शन है वो क्या है, f इनवर्स x है। ठीक है, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन हो हमारे पास, क्या क्वेश्चन हो कि से अपना f(x) इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देन फाइंड f इनवर्स 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 7। चलो अब देखो, जैसे अपने पहले क्या सोचते, पहले मैं सोचता कि क्या मैं अगर f इनवर्स x वाला फंक्शन निकाल लूं तो शायद f इनवर्स 7 मेरा आ जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जरूरी कि हर बार x को सब्जेक्ट बना ही लिया जाए। पॉसिबल है क्या ऐसा हमेशा? नहीं। अब f इनवर्स 7 का मतलब क्या होता, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा डायग्राम देखता,
जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है। एफ इनवर्स 7 का मतलब जैसे एफ इनवर्स यहां से यहां जाता है ऐसे, तो यहां से यहां जो है ये ऐसे जाता, एफ वाला, ये एफ वाला है, और ये रेड वाला जो है वो एफ इनवर्स है। तो हम लोग ऐसा कह सकते थे क्या कि एफ इनवर्स 7 जो है वो एक्स नॉट के बराबर होता, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो 7 के बराबर होता। अग्री करोगे? एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर होता? 7 के बराबर। अब एफ ऑफ एक्स नॉट, अब एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एक्स नॉट क्यूब प्लस 2x नॉट स्क्वायर प्लस 3x नॉट प्लस 1, ये 7 के बराबर होता। अब बताओ एक्स नॉट की ऐसी कौन सी वैल्यू होती जो इसको 7 बना दी होती? वन 1। यस, वेरी गुड। एक्स नॉट की वैल्यू अगर तुम 1 पुट करते इट एंड ट्रायल बेसिस पे, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो एक्स नॉट की वैल्यू 1 आ गई। इट मींस एफ इनवर्स 7 क्या आ गया हमारा? वन 1 आ गया। एफ इनवर्स 7 इज 1। ओके, यस सर। चलो। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती है एफ एक्स और एफ इनवर्स की, तो पहले उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर symmetrical about the line y is equal to x। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जैसे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के अगर मैं पेयर्स की बात करूं, जैसे मान लो एफ एक्स अगर ई रेस टू एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स जो होता है वो एल एन एक्स होता है। ये दोनों फंक्शन और उसके क्या कहते हैं, इनवर्स के पेयर होते हैं एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के। अब देखो, जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो जो एफ एक्स का जो ई रेस टू एक्स का ग्राफ होता है, ई रेस टू एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है। और जो हमारे एल एन एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसे टाइप का होता है। तो ये जो है किसका ग्राफ है? ई रेस टू एक्स। ये जो है किसका ग्राफ है? एल एन एक्स। तो देखो दोनों ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं है? यस सर। देखो मिरर इमेज दिख रहा है ना एक तरीके से, ये इसका मिरर इमेज है। और एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। जैसे एग्जांपल 2, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिखूं रूट एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर, सॉरी, एफ इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों का देखो ग्राफ कैसा होता। जैसे मान लो ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 वो ये होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और जो रूट एक्स का ग्राफ होता है ना वो ऐसे टाइप का होता है, रूट एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो देखो तुमको दिख रहा है क्या
कि दोनों ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, ब्लू और ग्रीन वाला? यस सर। ओके अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट चीज अगर इस ग्राफ में देखें तो जैसे जो ये वाला एग्जांपल था, इसमें एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे के, और इसमें एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोग जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लोग कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे सेकंड नोट आता है कि if the graph of fx and f inverse x intersects, then point of intersection of fx and f inverse x will lie on the line y is equal to x। ठीक है, अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग कहाँ पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेगा? y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे ही लाई करेगा। ठीक, तो इससे कभी 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 कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हमारा इजी हो जाता है। तो जैसे मान लो तीन ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट इस पे भी आएगा, मतलब इन दोनों के भी इंटरसेक्शन पे आएगा, एफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स पे भी आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बोलो। सो इस चीज का एप्लीकेशन क्या है? टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, इसके जगह सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स to obtain the solution of equation 1। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? यस सर। तो बताओ किसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता, क्योंकि तुम सोचो कि जैसे मान लो अगर एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक है ना, तो एफ इनवर्स एक्स पता है कैसा? स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आएगा। तुम सोचो कि यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक लिखा है और यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट की चीज लिखी है, तो ये तो टफ हो जाएगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्क्वायरिंग करते तो डिग्री 4 का बन जाता, लेकिन अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखा है और उसके सामने इक्वल टू एक्स लिख दिया मैंने, तो उसको सॉल्व करना तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, इस एक्स को इधर ला के। यस सर। चलो गुड। सो अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनवर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इफ fx इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन फाइंड f इनवर्स x, देन फाइंड f इनवर्स x। f इनवर्स x का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। चलो इसको देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अपने लिए। देखो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो हम लोग क्या करते थे पहले, फंक्शन को वाई मान लेते थे। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्स को सब्जेक्ट बनाना थोड़ा टफ लग रहा है हम लोग को,
तो ठीक है, कोई बात नहीं। y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि ये एक इंटीजर है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक इंटीजर है, और ये क्या होता, एक फ्रैक्शन ही होता, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है i1 प्लस f1 इज इक्वल टू i2 प्लस f2, तो क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या ये तभी पॉसिबल होता जब i1 इज इक्वल टू i2 होता एंड f1 इज इक्वल टू f2 होता? ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है। Yes, sir. इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि GIF ऑफ y जो है GIF ऑफ x के बराबर होता, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y जो है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का होल स्क्वायर आ जाता, एंड GIF ऑफ x क्या हो जाता, GIF ऑफ y आ जाता। अब देखो मेरे को क्या करना है, x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, GIF ऑफ x जो है वो GIF ऑफ y के बराबर होता, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो किसके बराबर होता, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y के होल स्क्वायर के बराबर होता। तो देखो क्या x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया क्या, बोलो। तो जैसे ही x y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, तो हम लोग क्या करते थे फिर, we used to interchange x and y। तो y is equal to GIF of x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, और यही वाला जो फंक्शन होता था वो कौन सा फंक्शन होता था, f इनवर्स x वाला फंक्शन। ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो। अब देखो, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनवर्स वाला टॉपिक। अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो आइडेंटिकल फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे मान लो टू फंक्शंस f(x) एंड g(x) आर कॉल्ड आइडेंटिकल। अच्छा, आइडेंटिकल को एक और नाम से जाना जाता है, इक्विवेलेंट फंक्शंस। इफ two functions f(x) and g(x) are called identical or equivalent functions if पहला है कि both have same domain, दोनों के डोमेन, दोनों फंक्शन के डोमेन सेम हो, both have same range, और तीसरा पार्ट क्या है कि both can be reduced to same functional expression।
both can be reduced to same functional expression. और इन तीनों को कंसोलिडेट करके एक बात, सिंगल बात कही जा सकती है कि both functions have same graph. दोनों फंक्शंस के जो ग्राफ हैं वो सेम हो. ठीक है. सो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा. जैसे मान लो कि एग्जांपल है f(x) is equal to ln x square and gx is equal to 2 times ln x. इसको अलग करूं. देखो पहले लिख लो ये वाला जल्दी से सब लोग. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन है, देन आइडेंटिफाई ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं है, ये पूछा गया. चलो तो बताओ बच्चों क्या आंसर है. आर दे आइडेंटिकल और नॉट? देखो अगर तुम एक सरफेशियल चीज देखो, तो जैसे मान लो इस एक्स स्क्वायर का 2 लॉग की प्रॉपर्टी से नीचे आ जाए तो ये भी 2 ln x बन जाएगा और gx भी 2 ln x बन जाएगा. लेकिन ठीक है, ये लोग के एक्सप्रेशन तो सेम हो गए, लेकिन जब हम लोग डोमेन देखते हैं ना तो बिना कोई आइडेंटिटी लगाए जो इंडिविजुअल होता है उसको देखते हैं. तो जैसे मान लो f(x) का अगर मैं डोमेन की बात करूं तो f(x) का डोमेन क्या होगा. जैसे लॉग के अंदर x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर कैसा आउटपुट देता है, पॉजिटिव टाइप का आउटपुट देता है. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -∞ से +∞ कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती. अच्छा gx की अगर हम लोग बात करें तो gx का डोमेन क्या होता, लॉग का इनपुट x है, तो लॉग क्या कहता कि मेरा इनपुट 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए. तो क्या दोनों का डोमेन सेम है क्या? नहीं. इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है. सो बोथ आर नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बताओ. f(x) is equal to square root of x square and gx is equal to x. तो ये बताना है कि ये लोग आइडेंटिकल हैं कि नहीं है.
सर नहीं है। नहीं है। ओके, यस, गुड। तो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है प्लस वो माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स नहीं, मॉड एक्स होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, एंड जी एक्स तो एक्स है। अब देखो, दोनों का फंक्शनल एक्सप्रेशन ही डिफरेंट है। जैसे अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ होता? ऐसे टाइप का ग्राफ होता। और अगर मैं जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसे टाइप का ग्राफ होता? ऐसे टाइप का होता। तो ये लोग आइडेंटिकल हैं? नहीं, ये लोग आइडेंटिकल नहीं है। सर हम ये भी बोल सकते हैं कि रेंज भी सेम नहीं है। हाँ, जैसे स्क्वायर रूट का जो रेंज होता है वो पॉजिटिव रेंज पॉजिटिव होता है, हाँ। और इसका जो रेंज होता है वो माइनस भी हो माइनस जाता और प्लस भी हो इन्फिनिटी। जाता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया? एफ एक्स इज Yes, इक्वल sir. टू 1/sin x एंड जी एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। चलो पहचानो, ये लोग आइडेंटिकल है कि नहीं है? आइडेंटिकल है, प्रथम ने कहा आइडेंटिकल है। अच्छा, और अच्छा चलो, डोमेन की बात करते हैं। तो 1/sin x का डोमेन क्या होता? एफ एक्स का था कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यस। मतलब x नॉट इक्वल टू n पाई। एंड अच्छा, कोसेक x में भी डोमेन तो यही होता है ना, x नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो देखो दोनों का डोमेन क्या हो गया? सेम हो गया। अच्छा, दोनों का डोमेन सेम है और दोनों का जो फंक्शनल एक्सप्रेशन है, जैसे 1/sin x को कोसेक x लिख सकते थे और कोसेक x तो कोसेक x है ही। तो दोनों का डोमेन सेम है और फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम है। अच्छा, फंक्शनल एक्सप्रेशन सेम होने का क्या मतलब है? कि दोनों की जो मशीन है वो सेम होना। तो अगर दोनों मशीन सेम है और दोनों में इनपुट सेम जा रहा हो अगर, तो आउटपुट भी क्या सेम आएगा क्या? यस सर। यस, तो इनका रेंज भी सेम ही हो जाएगा, इनका रेंज भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस आइडेंटिकल है। These two are identical functions. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स। इसको पहचानना है कि आर दे आइडेंटिकल और नॉट।
बोलो इसमें क्या होगा? आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बताओ साइन एक्स का डोमेन क्या होता? साइन तो कुछ भी इनपुट ले सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जी एक्स इज इक्वल टू 1 कोसेक एक्स। अच्छा, कोसेक के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोसेक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेता, लेकिन एन पाई नहीं लेता। कोसेक एन पाई डिफाइंड नहीं होता है, कोसेक पाई, कोसेक 2 पाई, ये सब डिफाइंड नहीं हो रहे होते हैं। तो देखो दोनों के डोमेन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। सो क्योंकि दोनों के डोमेन डिफरेंट हो गए, सो बोथ आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ई रेस टू एक्स। तो पता करना है कि ये लोग आइडेंटिकल होंगे कि नहीं होंगे। यस प्रथम। चलो, क्या होगा बच्चों, आंसर बताओ, आइडेंटिकल या नॉट आइडेंटिकल? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है, सबको पता है। अच्छा, जैसे साइन और कॉस क्या इनपुट ले सकते हैं? सारे इनपुट्स ले सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका जो ग्राफ होता, इसका ग्राफ कैसा टाइप का हो रहा होता? ऐसे टाइप का हो रहा होता, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, सिग्नम ऑफ ई रेस टू एक्स, तो सबसे पहले e का पावर क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव पावर भी हो सकता है, पॉजिटिव पावर भी हो सकता है। तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ई रेस टू एक्स कैसा आउटपुट देता है? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। अच्छा, सिग्नम के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो क्या आएगा? 1। मतलब जी एक्स भी क्या हो गया? 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो बताओ जी एक्स का ग्राफ कैसा हो गया? सेम हो गया, वैसा ही टाइप का। तो बताओ ये लोग आइडेंटिकल है कि आइडेंटिकल नहीं है? है सर। Identical है sir. है, दे आर आइडेंटिकल। ये लोग आइडेंटिकल होंगे। सर हाँ,
अगर ग्राफ सेम आ रहा होगा तो आइडेंटिकल है। हाँ ओके सर, तो फिर सर वो लास्ट वाले में भी तो मतलब 1/cosec तो साइन ही तो हो जाएगा ना, तो नहीं, देखो एक्चुअली होता क्या कि जैसे 1/cosec में क्या होता कि कोसेक एन पाई पे डिफाइंड नहीं होता है। तो देखो जितने भी आइडेंटिकल वगैरह वाले क्वेश्चंस होंगे उनके फंक्शनल एक्सप्रेशन एक दूसरे के सेम होंगे। उनके में गड़बड़ क्या होगी, बस डोमेन में गड़बड़ होगी। तो जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो इसका ग्राफ कैसा होता, इसका ग्राफ ऐसा पूरा होता, ठीक है। और अगर मैं 1/cosec x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो पता है इसका ग्राफ कैसा होता, ऐसा 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 ऐसा, समझ में आ रहा है। साइन एक्स का ही ग्राफ होता, लेकिन पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होता। तो देखो ये दोनों ग्राफ क्या एग्जैक्टली एकदम एक दूसरे की कॉपी है क्या, नो सर। नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस। सो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिकल फंक्शंस एंड नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस यस कैसे सर। हो रहे होंगे। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन में सबसे पहले तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन होते हैं। उसमें जैसे मान लो कहीं तुमको अगर ऐसा दिखे f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई, ऐसे टाइप का फंक्शनल इक्वेशन दिखे तो इसके लिए पता है कैसे टाइप के फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स वाले फंक्शन। देखो तुम देख भी सकते हो, जैसे मान लो मैंने एफ एक्स को ए रेस टू एक्स लिखा तो यहाँ पे ए रेस टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ए रेस टू वाई हो जाएगा, यहाँ पे ए रेस टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई जो है वो ए रेस टू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो कहीं तुमको ये स्टैंडर्ड वाला फंक्शनल इक्वेशन दिख जाए तो तुम तुरंत क्या करोगे, एफ एक्स को ए रेस टू एक्स अज्यूम कर लोगे। दूसरा स्टैंडर्ड वाला फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिख जाए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिख जाए। तो यहाँ पे जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो पता है कौन सा करता है, log ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ पे जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो log ऑफ एक्स टू द बेस ए सेटिस्फाई करता है। देख सकते हैं हम लोग पुट करके, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई मतलब log ऑफ एक्स वाई टू द बेस ए, और इधर जो है log ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस log ऑफ वाई टू द बेस ए। अब देखो log ऑफ ए इंटू बी, उसको क्या कर सकते थे, log ए प्लस log बी लिख सकते थे। तो अगर तुमको सेकंड टाइप का फंक्शनल इक्वेशन दिखे सो तुम आंख बंद करके फंक्शन को ये अज्यूम कर लोगे। फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। अच्छा, तीसरा फंक्शनल इक्वेशन है कि जैसे मान लो कहीं दिया हुआ है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को पता है कौन सेटिस्फाई करता है, दो पॉलिनोमियल फंक्शन से सेटिस्फाई करते हैं।
या तो x रेज टू n प्लस 1 या माइनस ऑफ x रेज टू n प्लस 1। ये ऐसे दो पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको ये 3-4 फंक्शनल इक्वेशन जो मैंने लिखवाए हैं स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, वो अगर तुमको डायरेक्टली दिखने लगे तो तुम फंक्शंस को डायरेक्टली अज्यूम कर लोगे ऐसे। और अगर उसके अलावा कोई फंक्शनल इक्वेशन है तो फिर हम लोग को क्वेश्चन को अलग अलग टेक्निक से सॉल्व करना होगा, जो अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में। इतना क्लियर है? इतना लिख लिया तुम लोग ने? नहीं सर। लिख लो जल्दी से। चलो हो गया। तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास हो कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65। देन फाइंड क्या करो, एफ ऑफ 6। फाइंड क्या करो, एफ ऑफ 6। यस प्रणव, गुड। चलो तो देखो, इस फंक्शनल इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है? ये एक स्टैंडर्ड है, या तो x रेज टू n प्लस 1 या माइनस x रेज टू n प्लस 1। अब देखो f ऑफ 4 जो है वो 65 दिया हुआ है। f ऑफ 4 इज इक्वल टू 65, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, 4 रेज टू n प्लस 1 65 है, या माइनस ऑफ 4 रेज टू n प्लस 1 65 है। अच्छा, यहां से 4 रेज टू n 64 हो गया, मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा, यहां से तो 4 रेज टू n जो है वो माइनस 64 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये वाली चीज नेग्लेक्ट हो जाती
और ये वाली चीज एक्सेप्ट हो जाती, तो हमारा एफ एक्स क्या आ जाता, एफ एक्स आ जाता हमारा एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि एन की वैल्यू 3 आ गई थी हमारी। अच्छा, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाता, तो हम लोग से क्या पूछा जाता, एफ ऑफ 6 पूछा जाता। तो 6 क्यूब प्लस 1 मतलब 216 प्लस 1 विच इज 217। सो यही हमारा आंसर होता, 217। ठीक है, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे जितने कर सकते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ऐसे दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अच्छा, इन्होंने एफ ऑफ 0 को 1 दिया हुआ है और पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 100। एफ ऑफ 100 क्या होगा? चलो देखो इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है क्या? नहीं। तो जैसे इस एफ ऑफ एक्स माइनस वन को उधर लेके चले गए, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसमें मैं x की बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की होती इसमें, तो क्या बनता? f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। से x की वैल्यू मैं 2 पुट करता इसमें, तो क्या बनता? f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। से x की वैल्यू 3 पुट करता मैं, तो क्या बनता? f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 100 पुट करता, तो क्या बनता? f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 99 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखो ये जितने भी इक्वेशंस है, ऐसे कितने इक्वेशंस है? 100 इक्वेशंस है। इन सबको अगर मैं आपस में ऐड करूं, एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐसे टाइप की सीरीज बनती क्या जिसमें ये और ये कैंसिल हो रहे होते? टेलीस्कोपिक। आ रहा है समझ में? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचता? लेफ्ट हैंड साइड में बचता f100 माइनस f0, और राइट हैंड साइड में क्या होता? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100। ठीक है, ये राइट हैंड साइड होता। अच्छा, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू n प्लस 1/2 सीक्वेंस एंड सीरीज से। तो ये क्या आ जाता? 5050 आ जाता। अच्छा, f ऑफ 100 एंड f ऑफ 0 itself was 1, क्वेश्चन में गिवन था। f ऑफ 100 क्या हो गया? 5050 प्लस 1 मतलब 5051। ठीक है, समझ में आया वाला क्वेश्चन? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दें। देखो मैंने क्या किया, पहले तो इस f ऑफ x माइनस वन को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, ये ऐसा बन गया। अब x की वैल्यू 1 2 ये सब पुट करते गए। जैसे मान लो तुमने x की वैल्यू पहले 1 पुट की इस इक्वेशन में, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पे अगर तुम x की वैल्यू 2 पुट करते तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। फिर x की वैल्यू से 3 पुट करते, f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही x की वैल्यू 100 तक पुट की, x f ऑफ 100 माइनस f ऑफ 99 इज इक्वल टू 100। अब मैंने क्या किया, इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया आपस में। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स आपस में ऐड होते हैं, राइट हैंड साइड वाले टर्म्स आपस में ऐड होते हैं। अब देखो तुम लोग ने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा टेलीस्कोपिक सीरीज। यस सर। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या होता है कि ऐसे ही टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं। ऑफ 2 ऐसे कैंसिल हो रहा होता, f ऑफ 3 भी कैंसिल हो रहा होता, ऐसे ही f ऑफ 99 भी इधर कहीं कैंसिल हो रहा होता। तो बचता क्या? इधर f ऑफ 100 बचता और इधर f ऑफ 0 बचता। तो f ऑफ 100 यस सर। माइनस f ऑफ 0। और राइट हैंड साइड क्या हुआ? राइट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 100 तक आ गया हमारे। तो ये जो है ये क्या आ गया? n इंटू n प्लस 1/2, ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। एंड f ऑफ 0 itself was 1। f ऑफ 100 क्या हो गया? 5051। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, f ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ xy।
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज टू वाई प्लस एफ ऑफ वाई होल रेज टू एक्स। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब बोला गया है कि एफ ऑफ वन जो है वो हाफ के बराबर है, एफ ऑफ वन जो है वो हाफ के बराबर है। देन फाइंड समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक एफ ऑफ आई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये जो फंक्शनल इक्वेशन दिया है ये दो वेरिएबल्स में दिया है, एक्स में और वाई में, दोनों में दिया है। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं इसको सिंगल वेरिएबल में बनाऊं। जैसे मैं सोचूंगा कि चलो इसको एक्स में बनाते हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी और एक्स को एक्स ही रहने दिया। तो देखो ये बन के क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 होल रेज टू एक्स। मतलब इस एफ एक्स को इधर लेके चले गए, एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एफ ऑफ 1 इटसेल्फ वाज हाफ, सो 1/2 होल रेज टू एक्स। तो तुम्हारा एफ एक्स आ गया एक तरीके से। मतलब यू कैन ऑल्सो राइट 1/2 रेज टू एक्स। अब तुमको क्या फाइंड करने को बोला है, तुमको फाइंड करने को बोला है कि समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक। मतलब तुमको f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक निकालने को बोला है। अच्छा fx जो है 1/2 रेज टू x है, f1 क्या होता 1/2 रेज टू 1, f2 क्या होता 1/2 स्क्वायर,
3, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। तो बताओ बच्चों ये क्या बन रहा है हमारा, ये कौन सी सीरीज है? जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? a/1 minus r. a is half, 1 minus half, मतलब 1 बन जाता है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 1 हो जाता। समझे? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x y is equal to fx whole upon y। ये एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। एंड f of 30 is equal to 20, then find the value of f of 40। then find the value of what? f of 40। हाँ, तो इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अगर, तो ये बताओ कि क्या फायदेमंद होता है, x इज इक्वल टू 1 पुट करना कि y इज इक्वल टू 1 पुट करना? जैसे मान लो मैं y की वैल्यू 1 पुट करता तो क्या हो जाता है, f fx is equal to fx। मतलब कुछ fx के बारे में इंफॉर्मेशन मिले क्या फंक्शन के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं मिली। तो ये y इज इक्वल टू 1 पुट करना फायदेमंद नहीं है। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता तो fy इज इक्वल टू f1 होल अपॉन y। ठीक है, मतलब fy इज इक्वल टू समथिंग, सम कांस्टेंट अपॉन y। तो ये तो थोड़ा आइडिया लग गया। तो yes अब मेरे sir। को क्या करना चाहिए? अब मेरे को f1 की वैल्यू फाइंड करना
करने आना चाहिए। अच्छा, उसके लिए हम लोग को क्या इन्फो दी गई है कि f of 30 is equal to 20, f of 30 is equal to 20। तो मेरे को f1 को यूज करके, तो देखो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 30 पुट कर दी और x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो क्या बन जाएगा, f of 30 is equal to f of 1 whole upon 30, and f of 30 is what? That is 20 itself, f of 30। मतलब f1 की वैल्यू क्या हो जाती, 30 into 20, 600 हो जाती। अच्छा, f1 की वैल्यू 600 हो जाती, मतलब अब हम लोग क्या f of y लिख सकते हैं क्या, 600 अपॉन, यस सर। अच्छा f of y तुम्हारा आ गया, तो तुम f of कुछ भी चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे f of 40 if you want, तुम क्या लिखोगे, 600 अपॉन 40 which is 15। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा काफी क्वेश्चंस फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग पीरियोडिक फंक्शन और उसमें भी कर चुके हैं। जैसे पीरियोडिक फंक्शन में याद है वो सब क्वेश्चन किए थे कि इफ f of x minus 1 plus f of x plus 1 is equal to fx, then prove that fx is periodic function। तो वो फंक्शनल इक्वेशन के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड जो पीरियोडिक क्वेश्चंस के, पीरियोडिक फंक्शन के क्वेश्चंस थे, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। फिर इवन ऑड के क्वेश्चंस भी फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं उसमें। सो हमारा फंक्शनल इक्वेशन कंप्लीट हो गया, तो इसी के साथ हमारा फंक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो फंक्शन इज कंप्लीट। अब हम लोग देखो संडे के क्लास में आईटीएफ पढ़े थे, तो जिन्होंने भी आईटीएफ के लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक, जो लोग एब्सेंट है, तो वो लेक्चर्स जो है उसकी लिंक जो है ग्रुप पे शेयर की हुई है। तो उसको देख लेना, उसको व्यू कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विथ आईटीएफ, मतलब उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां पे वहां पे छोड़ा था संडे को। ठीक है, नाउ योर होमवर्क इज स्टेट लेवल, फंक्शन की बुकलेट का स्टेट लेवल, जेई लेवल 1 इस ऑर्डर में, जेई मेंस आर्काइव, फिर उसके बाद जेई लेवल 2, उसके बाद जेई एडवांस आर्काइव। ठीक है, इस ऑर्डर में करना है। अंडरस्टूड? चलो, सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। मैं नोट्स तुम लोग के ग्रुप पे डाल देता हूँ, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, आज का सबको समझ में आ गया जो भी हम लोग ने पढ़ा? यस सर। यस सर। चलो, गुड बाय।